नमस्कार, स्वागत है आपका बुंदेली दर्पण में। कानून की अवधारणा है कि न्याय देर से मिलना न्याय ना मिलने के बराबर है। आज हम आपको एक ऐसे शिक्षित बेरोजगार युवा के संघर्ष की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने लगभग 7 से 8 सालों से एक लड़ाई लड़ी। 19 नामजद सहित अन्य शिक्षकों पर एफआईआर भी दर्ज हुई, लेकिन हालात देखिए। जनवरी में एक आदेश जारी होता है कोर्ट से, उन शिक्षकों पर एफआईआर दर्ज होती है और एफआईआर दर्ज होने के बाद ना तो अब तक उन शिक्षकों पर गिरफ्तारी हुई है उनकी तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ। आखिर मामला छतरपुर जिले के किस जगह का है, पहले हम सीधे आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं। शुभ नाम बताएं आपका और कहाँ से इस कहानी की शुरुआत हुई, कहाँ का ये पूरा मामला है? भैया मैं रविंद्र मिश्रा राजनगर से हूँ। पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपके द्वारा इस विषय को उठाया जा रहा है। ये बहुत चर्चित मामला है और 2017 से लगातार मेरे द्वारा इस विषय को उठाया जा रहा है। और ये जो मामला है ये राजनगर विकासखंड के कर्री संकुल का मामला है। 20 जुलाई 2017 को एक आदेश आयुक्त महोदय के द्वारा पारित किया गया था जिसमें अतिथि शिक्षकों की भर्ती करने के निर्देश संकुल प्राचार्य को दिए गए थे। 2017 की बात है। 17 में जी। तो उस समय पे मैं बेरोजगार था। मैं चूंकि मेरी योग्यता थी आवेदन करने की, तो मैं आवेदन लेके जब उनके यहाँ गया कि सर मेरा आवेदन ले लीजिए, मुझे नियुक्ति चाहिए, तो उन्होंने हमारा आवेदन किसी भी शाला प्रभारी ने हमारा आवेदन नहीं लिया और ये कहकर मुझे वहां से भगा दिया कि मुझे प्राचार्य ने मना किया है कि भर्ती नहीं करना है। यानी खैरी संकुल के जितने भी विद्यालय थे सब जगह आप अप्लाई करने गए, लेकिन उनका कहना था कि संकुल प्राचार्य के मना है। हाँ, जो कर्री संकुल है, कर्री संकुल के जितने भी प्राइमरी मिडिल स्कूल थे तो हम आवेदन देने गए तो उन्होंने हमें आवेदन नहीं लिया। मुझे उसके बाद क्या होता है? फिर मैं संकुल प्राचार्य के यहाँ गया तो संकुल प्राचार्य से मैंने निवेदन किया कि सर मध्य प्रदेश में सभी जगह भर्तियां हो गई हैं, बच्चों की शैक्षणिक व्यवस्था भी अस्त व्यस्त पड़ी हुई है, तो ऐसे में आप हमारा आवेदन लेकर मुझे नियुक्ति दें। तो उनका कहना ये था कि मुझे आवश्यकता नहीं है आप लोगों की, और जब मैं आवश्यकता होगी तो मैं रख लूँगा। तो हमने इनकी शिकायत फिर मैं तत्कालीन जो विकासखंड शिक्षा अधिकारी थी एम के त्रिपाठी, उनसे लिखित आवेदन देकर की। तो उनके द्वारा भी मुझे मतलब यह कहकर वहाँ से भगा दिया था कि उनको आवश्यकता नहीं थी, मतलब भर्ती नहीं की। फिर मैंने डीओ को आवेदन दिया, डीओ के बाद मैंने जेडी को दिया, जेडी के बाद मैंने सागर आवेदन दिया, लेकिन सबका कहना यह था कि उन्हें आवश्यकता नहीं है। उस सत्र में इन्हें भर्ती नहीं की। फिर मैंने आरटीआई से जानकारी मांगी कि आपके द्वारा कितनी भर्ती की गई है, तो उनके द्वारा पूरे संकुल अंतर्गत तो उन्होंने मुझे एक आरटीआई में एक आवेदन मैंने लिख के दिया कि मेरे यहाँ कोई संकुल में अतिथि शिक्षक की भर्ती नहीं की गई। जब उन्होंने हमें ऑन रिकॉर्ड दिया तो मैं शांत हो गया। मैंने कहा जब इन्हें आवश्यकता नहीं है तो रहने दो। फिर मैं शांत। फिर जब मैं देखता हूँ कि अचानक मई से जून के महीने में इन्हें 30 से 40 अतिथि शिक्षकों की फर्जी बिल तैयार करके उनकी वेतन आहरण कर दी। यानी आप उसके बाद हार नहीं माने लगे रहे कहीं फिर हाँ, जब मैंने जानकारी लगी मुझे कि यार ये जब यहाँ ने भर्ती की नहीं है और उसका रिटर्न में मेरे पास प्रूफ है, तो ये ने कैसे पैसा निकाल दिया, जबकि शाला प्रभारियों को भी जानकारी नहीं थी। उनके भी मेरे पास उस समय के वीडियो फुटेज थे, जानकारियां थी, कई दस्तावेज थे मेरे। तो फिर जब मैंने तत्कालीन विकासखंड शिक्षा अधिकारी एम के त्रिपाठी को, उनको मैंने एक पत्र के माध्यम से अवगत कराया कि आपके द्वारा और आपके संकुल प्राचार्य के द्वारा मुझे लिखित में जानकारी दी गई है कि यहाँ पर कोई अतिथि शिक्षक नहीं है। उसके बावजूद भी किस आदेश और किस नियम के तहत इतने से इतने अतिथि शिक्षकों की वेतन का भुगतान किया। जैसे ही ये आवेदन हमने लगाया तो तत्काल इनके द्वारा उस भर्ती को इन्हें सही करने के चक्कर में उन्हें एक गलती की वजह से ये गलतियां करते गए और आज की स्थिति ये है कि माननीय न्यायालय के द्वारा सभी दोषी शिक्षकों पर 420, 468, 467 और 120 बी के तहत मामला दर्ज करने के निर्देश राजनगर थाना प्रभारी को दिए। तो ये जो एफआईआर है, ये मतलब उसके बाद जब आपको पता चलता है कि अतिथि शिक्षकों के बिल निकाले गए, फिर आप कोर्ट जाते हैं, कंप्लेंट फाइल करते हैं। आदेश कब जारी किया कोर्ट ने एफआईआर के लिए? ये कोर्ट का जो आदेश है मैं आपको मैं यहाँ लिए हूँ आदेश। कोर्ट का जो आदेश है जनवरी में आदेश ये पारित किया था। ये देखिए जनवरी का आदेश है, ये 11 जनवरी 2025। और उसके बाद एफआईआर कब हुई? हाँ, ये 11 जनवरी 2025 का पूरा आदेश है। 22 जनवरी को इन्हें एफआईआर हुई। इसमें 20 नामजद शिक्षक हैं, 19 और बाकी अन्य लोग हैं।
अब हमें तो ये समझ में नहीं आता कि अगर किसी शिक्षक का सोते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है, यही मैं कहना चाह रहा था कि अगर जरा सा एक शिक्षक सोते हुए वीडियो वायरल होने पर उसे सस्पेंड कर दिया जाता है, तत्काल सस्पेंड कर दिया जाता है। और इस बड़े गंभीर भ्रष्टाचार के मामले में, जिस मामले में न्यायालय इन्वॉल्व हो गया है, न्यायालय ने खुद FIR कराई है, फिर भी माननीय जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं उनके कानों तक ये गूंज नहीं पहुंच रही है कि आखिर इतने बड़े भ्रष्टाचार पर क्यों संरक्षण दिए हैं, आखिर उन्हें उन दोषी शिक्षकों से क्या लाभ है। देखिए, ऐसा करके अब मैंने जिला शिक्षा अधिकारी को, माननीय कलेक्टर महोदय को भी आवेदन दिया था कि इनको तत्काल प्रभाव से निलंबित करना चाहिए। जो व्यक्ति स्वयं एक संगीन अपराध में दर्ज है और उसकी ड्यूटी आप बोर्ड की परीक्षा में लगा रहे हैं। अभी जो माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड की परीक्षा थी, तो उस समय ने उसकी ड्यूटी लगाई थी उन लोगों की। तो हमें तो ये प्रशासन शिक्षा विभाग ये कर क्या रहा है आखिर इतनी मनमानी। ये भी बताएं, जिस FIR दर्ज हो जाती है तो पुलिस का जो अभी तक इसमें रोल है, क्योंकि जनवरी से अब तक वो गिरफ्तारी नहीं दे पाए और कोर्ट के बार बार नोटिस, आप बता रहे हैं कोर्ट ने बार बार उन्हें सूचना दी है, तो क्या मानते हैं किस वजह से ये कार्यवाही रुकी हुई है? क्योंकि विभागीय कार्यवाही अलग जगह है और पुलिसिया कार्यवाही, चूंकि कोर्ट में के आदेश से FIR ही दर्ज हो चुकी है तो अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन का विषय है, लेकिन FIR दर्ज हुई है तो गिरफ्तारी तो करनी पड़ेगी। बिल्कुल, मैं आपकी बात का बिल्कुल समर्थन करता हूं कि न्यायालय के द्वारा तो FIR करा दी गई है तत्काल उनने, और ये आदेश में स्पष्ट उनने ये लिखा था कि मुझे प्रत्येक 30 दिवस में प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करें। लेकिन थाना प्रभारी, जो पूर्व के थाना प्रभारी वहां रहे, सिद्धार्थ शर्मा जी, उनके द्वारा मामले में बिल्कुल गंभीरता नहीं दिखाई गई और वो उस मामले को ढील में डाले रहे। और यही वजह है जनवरी से अक्टूबर, हाँ, लगभग 9 माह होने जा रहा है, जबकि 420 जैसे गंभीर मामले में मात्र 6 महीने। और वो ऐसे भी शिक्षक थोड़ी ना है कि आपको ढूंढना पड़ रहा है, वो तो साहब ऑन ड्यूटी हैं। वो ऑन ड्यूटी हैं, ऑन ड्यूटी जा रहे हैं, जबकि न्यायालय उनको बार बार थाना प्रभारी को नोटिस काट रहा है। आपको बिल्कुल बताएंगे कि ये जो नोटिस है, न्यायालय उनको बार बार नोटिस काट रहा है कि आप भैया ये इतने दिन में आप प्रगति रिपोर्ट क्यों नहीं जमा कर पाए। आखिर क्या कारण है कि आप बार बार इस बड़े प्रकरण को आप दबा रहे हैं या सहयोग कर रहे हैं, क्यों नहीं उनको गिरफ्तार कर रहे हैं? ना उनकी गिरफ्तारी हुई है, ना उनकी विवेचना की जा रही है, ना उनकी कोई रिपोर्ट दी जा रही है न्यायालय को। अभी ये पिछले महीने में भी माननीय न्यायालय महोदय ने ये नोटिस काटा था उनको और स्पष्ट आदेश में लिखा, हाँ, राजनगर थाने में उन्होंने स्पष्ट लिखा था कि देखिए, ये स्पष्ट लिखा है माननीय न्यायालय महोदय ने कि प्रतिवेदन में पुलिस द्वारा प्रकरण में शेष संस्थाओं से अपराध से संबंधित जानकारी प्राप्त होना शेष लिखा है तथा संबंधित शाला प्रभारियों को नोटिस जारी कर जानकारी चाहिए और प्रकरण में विवेचना हेतु समय चाहा है। मतलब बार बार थाना प्रभारी के द्वारा समय मांगा जाता है न्यायालय से। अब भैया, जब समय, क्या जरूरत है आपको? आपके पास इतना बड़ा समय है, आप लगभग 7 से 8-9 महीना हो गया है, कोई ऐसा छोटा सा मामला आ जाए किसी व्यक्ति विशेष पर, गरीब व्यक्ति पर, तो पुलिस प्रशासन इतनी सक्रिय हो जाती है कि तत्काल उसको रातों रात घर से उठा लाती है। ना उन्हें न्यायालय के आदेश की आवश्यकता है, ना उन्हें वरिष्ठ अधिकारियों की आवश्यकता है। लेकिन हमें ये समझ में नहीं आता, इतना बड़ा पूरा प्रदेश व्यापी ये मुद्दा है, जिले से लेकर और संभाग से लेकर भोपाल तक जानकारी है, सभी अधिकारियों को जानकारी है, उसके बावजूद भी थाना प्रभारी पता नहीं क्या उनके ऊपर क्या ऐसी मजबूरी है कि वो अभी तक उनको गिरफ्तार नहीं कर पाए। अच्छा, पुलिस कार्यवाही को छोड़ दें अगर, तो जैसा आपने बताया कि आप पहले भी GD तक गए, वहाँ पे आपने जांच के लिए कहा, तब उस समय उन्होंने कह दिया था कि चूंकि उन्हें ज़रूरत नहीं थी, इस वजह से उन्होंने गेस्ट टीचर नहीं। इसके बाद जब कोर्ट ने इन पे FIR का, तो फिर दोबारा आप गए क्या हायर अथॉरिटी तक, शिक्षा विभाग की? नहीं, मैंने एक आवेदन दिया, जिला शिक्षा अधिकारी को भी आवेदन दिया था। जो तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी थे RP प्रजापति जी, वो कह रहे थे कि JD साहब को सस्पेंड करना है। तो मैंने जब JD साहब के यहाँ जब गया तो JD साहब ने तत्काल मेरे सामने ही जिला शिक्षा अधिकारी को फोन लगाकर फटकार लगाई थी और कहा था कि आप जिला शिक्षा अधिकारी किस वजह से बने बैठे हुए हो, अगर आपको निलंबित करना है, उनका प्रकरण है, तो आप निलंबन का प्रस्ताव मेरे यहाँ भेजिए, मैं निलंबन करूंगा। इतने बड़े भ्रष्टाचार में आप क्यों संरक्षण दिए हो? जो इसके पहले जो मनीष वर्मा जी थे, उनके द्वारा फटकार लगाई गई थी, उसका मेरे पास एक वीडियो क्लिप भी है, उसमें उन्होंने तत्काल फटकार लगाते हुए उनको बताया था।
तो जिससे निलंबन की कार्रवाई की जाए। हाँ, तत्काल इनको तो 19 तो नाम खुले आ रहे हैं, जिसमें से आपके संकुल प्राचार्य और बीओ के अलावा एक बाबू भी शामिल है शायद। हाँ, और इसके अलावा ये देखिए, मैं आपको बिल्कुल बता दूं, इसमें जो नाम है, RK पांडे विकासखंड शिक्षा अधिकारी है, RK पांडे, भैयालाल पटेल, भागीरथ प्रसाद तिवारी, ये वहाँ का बाबू है। और ये दरबारी लाल क्वांदर, राम कृपाल यादव, प्रभु दयाल प्रजापति, जय किशोर पांडे, राम स्वरूप चतुर्वेदी, और ये है संदेश कुमार वर्मा, राम सनेही तिवारी, धर्मदास पटेल, ब्रज किशोर पाठक, चंद्रशेखर चौरसिया, धर्मेंद्र पटेल, अरविंद कुमार नायक, प्रभात कुमार खलको और लालचंद हेरवार, आशीष जैन एवं अन्य में वहां देखा जाए तो उस समय जो CAC थे, तो CAC का काम ये होता है कि हर महीने में 3 से 4 विजिट विद्यालयों में जाए और विद्यालयों में देखे कि कौन अतिथि शिक्षक काम कर रहा है, किसको क्या समस्या है। लेकिन उस सत्र में आपको बिल्कुल बताने में हमें कहीं कतई संकोच नहीं होगा कि उस संकुल में, उस सत्र में ना तो CAC के द्वारा विजिट किया गया, ना वहां पर BSc के द्वारा किया गया, न संकुल प्राचार्य के द्वारा किया गया, ना BRC के द्वारा किया गया, जिससे साफ समझ में आता है कि वहां पर भर्ती नहीं हुई। इतने बड़े भ्रष्टाचार को पूरे षड्यंत्र पूर्वक वहां पर ये पूरा उन्हें काम किया है। GAD के द्वारा कहा भी जाता है कि उन्हें निलंबित करो, प्रस्ताव दे दो, वहां भी नहीं भेजा जा रहा है। यहाँ पुलिस भी अभी वो कार्यवाही नहीं कर रही है जो अपेक्षित है। क्या मानते हैं वजह क्या होगी रविंद्र जी, इतना सब करने के बाद आखिर वजह क्या है? किस संरक्षण में, किस वजह से कार्रवाइयां नहीं हो पाई? जी, मैं तो ये संरक्षण की बात तो नहीं कहूंगा, क्योंकि देखिए समय चूंकि बड़ा विपरीत है। आज के समय में देखा जाए तो ये छोटे से छोटे मुद्दे में कार्रवाइयां होती हैं, बड़े से बड़े मुद्दे को दबाने का काम किया जाता है। लेकिन मैं जानता हूं कि सत्य की हमेशा जीत होती है। अगर व्यक्ति पीछे पड़ा है तो देर आए दुरुस्त आए, लेकिन उसको अन्याय जरूर मिलेगा। और मैं भी इस प्रकरण में अंत तक लगा रहूंगा। हम मानते हैं कि आज नहीं तो कल वो कार्रवाई करेंगे, गिरफ्तार करेंगे। मैं गिरफ्तार के संबंध में भी माननीय SP महोदय से भी इस विषय में मुलाकात करूंगा, और अगर हमें जरूरत पड़ी तो कमिश्नर महोदय से भी मुलाकात करूंगा। आवेदन तो मैंने भेजा था उनके यहाँ, वो कह रहे थे कि जल्दी कार्रवाई करेंगे। अभी जो वर्तमान में भी थाना प्रभारी है, उनसे नहीं चर्चा हुई कि सर क्यों आखिर ये देरी हो? उनसे हमारी चर्चा हुई है, जो अभी PR डावर जी है वर्तमान थाना प्रभारी, उनसे भी चर्चा हुई है। लेकिन उनका यही कहना होता है कि मैं अभी नया आया हूँ, मुझे इस प्रकरण का कोई अभी नॉलेज नहीं है, मुझे इतने सारे प्रकरण है, इतनी सारी घटनाएं होती हैं, तो कहीं ना कहीं ये इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। मुझे ये लगता है कि मेरे प्रकरण को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, जबकि ये मेरा प्रकरण नहीं है, ये माननीय न्यायालय का प्रकरण है। न्यायालय के प्रकरण को, जब एक न्यायालय के प्रकरण को आप गंभीरता से नहीं ले रहे तो आम व्यक्ति का क्या होता होगा? हम तो ये लगा रहे हैं अंदाजा कि जो व्यक्ति बेचारा पीड़ित है वो तो कैसे न्याय पा पाता होगा। हमें तो नहीं लगता कि उनको न्याय मिलता होगा पुलिस प्रशासन से। तो रविंद्र जी, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर इतने साल से आप लड़ाई लड़ रहे हैं, 2017 से 2025 खत्म होने को है, तो 20 लोग आरोपी बने हैं, 19 नामजद हैं, उन पर कार्यवाही भी नहीं हो रही है। कहीं ना कहीं वो रसूख रखते हैं, चाहे वो किस तरीके से रखते हो वो अलग विषय है। तो क्या आप पर प्रेशर नहीं आया कि इतने पीछे आप पड़े हो, हट जाओ, या कभी प्रलोभन आया हो या कभी धमकी आई हो? नहीं, बिल्कुल मेरे पास धमकियां भी आई हैं। मेरे पास कई राजनीतिक नेताओं का का दबाव भी आया, जो उस समय पे पूर्व के जो जिलाध्यक्ष थे उनके द्वारा भी हमसे कहा गया था। और जो चाहे वो भाजपा के हो चाहे वो कांग्रेस के हो, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि उसमें तो सभी लोग एक दूसरे से संपर्क में हैं, तो सबके द्वारा मुझे दबाया गया। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, ये लड़ाई मैं लड़ूंगा, मैंने किसी की नहीं मानी। और आज स्थिति ये है कि उन पर सभी लोगों पर, और ये 420 के तहत मामला दर्ज हो गया है। और अगर ये थाना प्रभारी विवेचना ईमानदारी से करते हैं तो इन पे और भी धाराएं बढ़ाई जाएंगी, क्योंकि ये 19 तो नामजद हैं। अगर और भी शिक्षक ऐसे हैं वहां पे, अगर जो अतिथि शिक्षक वहां जिसने काम नहीं किया, फर्जी वेतन ले, वो आज सरकारी टीचर बने बैठे हुए, फर्जी अनुभव लेकर के आज वो सरकारी टीचर बने। उसी अनुभव, उसी सत्र में यह आदेश आया था, तो वो आज सरकारी टीचर बने बैठे हुए हैं। अगर उनकी गंभीरता से जांच होगी तो आप फर्जी, जब उसकी न्यायालय में मामला चला तो आपको नौकरी किस आधार पे आपने ले ली? ये भी बहुत बड़ा विषय है। फर्जी अनुभव बना के और आप मान लो नौकरी कर रहे हैं, शासन को गुमराह कर रहे हैं, तो ये भी तो जांच का विषय है। बिल्कुल। तो चलिए रविंद्र जी,
बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे स्टूडियो में आए। तो राजनगर से रविंद्र मिश्रा जी हैं, जो पिछले 7 से 8 सालों से संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष इस बात का है कि आखिर भ्रष्टाचार किस हद तक है और उस भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व कौन कौन है। खुल भी जाता है, कोर्ट आदेश करता है, एफआईआर भी दर्ज होती है। एफआईआर दर्ज हुए अब लगभग 9 महीने होने को हैं, लेकिन अब तक अन्य कौन है उनके नाम खुलकर सामने आए हैं। इतना ही नहीं, शिक्षा विभाग भी इसमें किस तरीके से इन्वॉल्व है वो भी इतने लायक है कि जब जीडी तक एक्सेप्ट करते हैं कि और ओरली कहते हैं डीओ को के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करती है, निलंबन की कार्रवाई करें, लेकिन अब तक सब ठंडे बस्ते में पड़ा है। लेकिन रविंद्र जी जो हैं हार मानने वाले नहीं हैं। उनका कहना यही है कि जीत सत्य की ही होगी, कब होगी और कितने दिन बाद होगी ये तो आने वाला समय ही तय करेगा। रविंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। नमस्कार। और आपसे ये भी गुजारिश है कि इस तरीके की कोई भी समस्या हो किसी भी मुद्दे को लेकर तो आप सीधे बुंदेली दर्पण में हमारे स्क्रॉल नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम बेशक आपकी आवाज़ को प्रशासन तक, शासन तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बुंदेलखंड।